हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JDR स्टडी क्लासेस। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, साथ ही साथ आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार बीएड एंट्रेंस की तैयारी हमारे इस चैनल पर लगातार कर रहे हैं। तो दोस्तों उसी के संदर्भ में एक बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए फिर लेकर आ रहा हूं। दोस्तों आपका फिजिक्स बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फिजिक्स का सिलेबस ख़त्म हो चुका है, केवल आपको मॉडल पेपर हल करवाना है फिजिक्स का। तो केमिस्ट्री बची हुई है, आपका बायोलॉजी बचा हुआ है, फिर साइंस का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। केवल बचा रहेगा आपका मॉडल पेपर और पीडीएफ के कुछ प्रश्न जो आपको हल करवाने हैं, वो मैं आपको जल्द ही उसका वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो आज का वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी फ्री में उपलब्ध हो सके। दोस्तों ये सारे वीडियो जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं वो आपको फ्री में अवेलेबल होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं गाइस आज का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान का पार्ट 2। पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है जिसमें आपको अणु तक पढ़ाया गया था। आज हम अणु से आगे चलेंगे, है ना। हालांकि मैंने अणु लिखा हुआ है लेकिन अणु मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज शुरू वहीं से करेंगे ताकि आपका ज्ञानवर्धन हो सके, पिछली चीज़ें फिर से एक बार रिपीट हो जाए। अणु तक हम पढ़े हैं, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। इसको हम 3 पार्ट में करेंगे क्योंकि जो केमिस्ट्री का सिलेबस है दोस्तों वो थोड़ा लंबा है, इसीलिए इसे हम कई पार्ट में करके पढ़ेंगे, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो हमें बोरिंग सी महसूस होने लगती है ना। तो आप बोर ना होइए, लगातार चैनल से जुड़े रहिए। लगातार आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपको फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं गाइस आज का यह इम्पॉर्टेंट वीडियो। क्या है ये वीडियो, देखते हैं। हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें अणु के बारे में पढ़ना है, नाभिक के बारे में पढ़ना है, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन, समस्थानिक, संभारिक, रेडियो एक्टिविता, किरणों के प्रकार, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, आक्सीकरण, अपचयन, अपचायक और उत्प्रेरण। इतना पढ़ना है तो वीडियो ध्यान से देखिएगा गाइस, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट दिया है अणु। पहला पॉइंट क्या दिया है? अणु। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पृथ्वी, हमारे आसपास की जितनी वस्तुएं हैं वो किससे मिलकर बनी हुई हैं? अणु से मिलकर बनी हुई हैं। हालांकि अगर आप यौगिक की बात कर दें, जो यौगिक होते हैं दोस्तों वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं? परमाणु से। मैंने आपको बताया था अणु वह होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। उदाहरण भी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है अणु, क्या होता है परमाणु, है ना। तो अणु वह होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, उसे हम अणु कहते हैं। जबकि हम परमाणु की बात करें तो परमाणु वह होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना कौन करता है? करने का काम कौन करता है? परमाणु करता है। तो अणु क्या होता है? अणु वह होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। अगर यौगिक की बात करें तो जो यौगिक बनता है वो परमाणुओं से, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं H2O, है ना। कितने, ये जल क्या है? जल एक यौगिक है। कैसे पहचान करेंगे? यौगिक क्या होता है? यौगिक वह होता है जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। देखते हैं कैसे। तो पानी का फार्मूला होता है H2O, 2 अणु हाइड्रोजन के और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, और मतलब 2 हाइड्रोजन के अणु 1 ऑक्सीजन के अणु मिलके टोटल कितने अणु हो गए? 3 अणु हो गए। 3 अणु हो गए। तो जब 3 अणु हो गए तो 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे।
तो किसी भी अभिक्रिया में भाग कौन ले लिया? परमाणु। दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना, तो अभिक्रिया में भाग कौन लिया? परमाणु लिया। तो अणु समझ में आ गया। अणु वह होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। यही अणु जब क्या करता है? यौगिक का निर्माण करता है तो दो या दो से अधिक परमाणुओं में टूट जाता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों नाभिक के बारे में। नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। किस प्रकार से की थी? जब उन्होंने लगातार एक परमाणु के, है ना, एक परमाणु में क्या भेजा था? लगातार अल्फा किरणों को भेजा था, बौछार की थी। तो उन्होंने देखा था कि कहाँ कैसे नाभिक की खोज हुई, कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, कैसे प्रोटॉन की खोज हुई, है ना। ये सारी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जब आप पढ़ेंगे तो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ज़्यादा गहराई में हमें नहीं जाना है, हमें केवल बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितना इम्पॉर्टेंट है वही पढ़ना है। अगर आपको डीपली इसकी जानकारी लेनी है तो आप JDR स्टडी क्लासेस में जाके या तो पढ़ सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप कॉपी कर लीजिएगा और सारी जानकारी ले लीजिएगा। तो नाभिक की खोज किसने किया था? नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था दोस्तों? रदरफोर्ड ने किया था। क्या होता है नाभिक? जब आप किसी परमाणु की संरचना देखेंगे, इसके बीच में एक छोटा सा पिंड होता है, छोटा सा भाग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। इसी नाभिक में पाए जाते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियन का निर्माण करते हैं। हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा कि किसी परमाणु, नाभिक किसे कहते हैं? तो किसी परमाणु में पाए जाने वाला पिंड क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। नाभिक के अंदर ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। बस इतनी ही जानकारी आपको चाहिए, ठीक है। नाभिक क्या होता है? धनावेश होता है, ठीक है। नाभिक क्या होता है? धनावेश। अगला पॉइंट समझना है बाबू, परमाणु क्रमांक क्या होता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। पीरियाडिक टेबल, आवर्त सारणी जब आप पढ़ेंगे, कक्षा 12 में आपने पढ़ा होगा, पीरियाडिक टेबल जब बनाया गया था तो तत्वों को जो रखा गया है, जैसे पहले पे हाइड्रोजन रखा गया, दूसरे पे हाइड्रोजन, पहले पे हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनको जब रखा गया तो किस बेस पे? हाइड्रोजन को पहले क्यों रखा गया? तो किसी तत्व में पाए जाने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो तत्वों को आवर्त सारणी में किसके आधार पर रखा गया? परमाणुओं की संख्या के आधार पर रखा गया। तो किसी पदार्थ में, है ना, किसी तत्व में पाए जाने वाले, ठीक है, परमाणु या प्रोटॉनों की संख्या, है ना, प्रोटॉन की संख्या, देखिए किसी तत्व, किसी पदार्थ में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोला जाता है? परमाणु क्रमांक। जितने प्रोटॉन होंगे उसको उसकी क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब समझिए, थोड़ी सी कहानी आपको एक समझाता हूँ, है ना। जब पीरियाडिक टेबल बनाया जा रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि किस आधार पे रखा जाए, है ना। तो जो मेंडलीव थे उन्होंने कहा था कि भाई परमाणु भार के आधार पे हम रख देते, जिसका परमाणु भार कम है उसे पहले नंबर पे, जिसका उससे ज़्यादा उसको दूसरे नंबर पे, ऐसे करते करते तीसरे नंबर पे। अगले वैज्ञानिक जो आए उनका नाम था मोस्ले। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पे रखिए, उनमें जितने प्रोटॉनों की संख्या है उसके आधार पे रखिए। तो कुछ ने कहा भाई तब जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं तो क्यों नहीं ऐसा कर दिया जाए कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के आधार पे रख दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन घट सकता है, बढ़ सकता है, वो पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जा सकता है, दूसरी से तीसरे, लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन नाभिक से तो निकल सकता नहीं, है ना। इसीलिए जो तत्वों को पीरियाडिक टेबल में आवर्त सारणी में रखा गया वो प्रोटॉनों की संख्या के आधार पे ही रखा गया।
तो कोई पूछेगा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो आप कहेंगे 1। किस आधार पे रखा गया, तो प्रोटॉनों की संख्या के आधार पे। अब परिभाषा बनानी हो तो हम वहीं से बना सकते हैं कि किसी तत्व के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन या किसी तत्व के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या को, किसी तत्व के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। याद रखिएगा, प्रोटॉन की संख्या बराबर किसके होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। P इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना प्रोटॉन की संख्या होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पीरियोडिक टेबल में जो तत्व हैं उन्हें किस आधार पर रखा गया, तो इसी परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया। अब आप कहेंगे इसमें परमाणु क्रमांक के आधार पे, तो परमाणु क्रमांक क्या है, तो परमाणु क्रमांक का मतलब किसी तत्व के, किसी पदार्थ के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक बोलते हैं। लेकिन ये पॉइंट जरूर याद रखना कि प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, किसी तत्व में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब कहेंगे इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी कक्षा को बदलता रहता है, अलग अलग तत्व में वो अलग अलग कक्षाओं में चला जाता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन के आधार पर तत्वों को पीरियोडिक टेबल में सजाया गया। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान की संख्या, है ना। अब क्या करना है, एकदम बिल्कुल सेम याद रखिएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर देंगे, है ना। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, किसी तत्व के नाभिक में पाए जाने वाले न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या के योगफल को, मतलब नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देंगे तो वही उस तत्व का क्या बन जाएगा, द्रव्यमान संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या बन जाएगा। ठीक है, बस एकदम आसान है। देखिए परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक किसी तत्व के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या दोनों एक होता है। ठीक है, मत कंफ्यूज मत होइएगा, परमाणु भार उसी को बोलते हैं और द्रव्यमान संख्या भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो परमाणु भार को कैसे निकालेंगे, तो नाभिक में जो प्रोटॉन पहले से था और न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को जोड़ देंगे, कितना न्यूट्रॉन है कितना प्रोटॉन है वही दोनों जोड़ देंगे ना, फटाक से आपका निकल जाएगा क्या, परमाणु भार। इसका भी वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, विस्तार से आप समझ जाएंगे बाबू, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। परमाणु क्रमांक क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, है ना। किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जितनी होगी उसे ही उसका परमाणु क्रमांक बोलेंगे। अगर परमाणु भार की बात करें तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, किसी तत्व के नाभिक में जितने न्यूट्रॉन है प्रोटॉन है उनके योगफल को हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान संख्या बोलेंगे, जोड़ देंगे ना वो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप क्या करिएगा ना, देखिए मैं आपको लाइटली समझा देता हूँ, आप क्या करिएगा, मैं इसका भी लिंक दे दूंगा, वरना मैं बता देता बाबू वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। संयोजकता पढ़ाने में बहुत टाइम लग जाता है, उसके लिए आपको अब्बाऊ का नियम देखना पड़ेगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप संयोजकता निकाल सकते हैं। मैं आपके लिए एक छोटा सा पॉइंट समझा देता हूँ कि संयोजकता हमेशा क्या होगी, 0 1 2 3 4 होगी। संयोजकता हमेशा कितने तक होगी, 4 तक, 4 से अधिक कभी संयोजकता नहीं हो सकती। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट समझ लो, जिसकी संयोजकता 1 2 3 होगी वो क्या होगी, धातु, और इसके बाद जिसकी होगी, जिसकी 5 6 7 होगी, है ना, जिसकी 4 5 6 7 होगी वो क्या हो जाएंगे। अब इसके बाद जिसकी होगी, मान लेते हैं 5 6 7 8, है ना, 7 ही तक, वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, अधातु होंगे। मैं समझा देता हूँ आपको, संयोजकता जब कभी भी होगी वो 0 से 4 तक होगी। आप कहेंगे सर जी ये क्या, तो देखिए समझिए, मान लेते हैं कोई तत्व है, मान लेते हैं क्लोरीन, पूछेगा क्लोरीन की संयोजकता बता दो, क्लोरीन की संयोजकता लाइटली बता रहा हूँ, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक पहले निकालेंगे। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। कितना होता है, 17। 17 कैसे पता चला कि इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितना है बाबू, इसमें प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है 17। समझ गए कि नहीं समझ गए।
अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करना है, दोनों को जोड़ दीजिए। समझ रहे हैं? अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो 17 आपके पास प्रोटॉन है और इसका परमाणु भार कितना होता है, तो 35 होता है। 35 में से 17 घटा देंगे तो आ गया कि नहीं आ गया, फटाक से आ जाएगा। परमाणु भार में से आपको परमाणु क्रमांक घटा देना है ना। ऊपर माइनस नीचे, ऊपर वाला जो होता है उसमें से ऊपर परमाणु भार होता है और नीचे परमाणु क्रमांक होता है ना। यहाँ परमाणु भार होता है तो इसका होता है 35.5, तो 35.5 में से आप 17 घटा देंगे तो जो आ गया वही आपका क्या हो गया, न्यूट्रॉनों की संख्या। फिलहाल हम न्यूट्रॉन की संख्या नहीं निकाल रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं संयोजकता। तो इसका परमाणु क्रमांक, संयोजकता कैसे निकालते हैं वो मैं लाइटली आपको समझा रहा हूँ। ज़्यादा गहराई में जाने का मतलब है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा। अभी समझिए, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। तो 17 का मतलब प्रोटॉन 17 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17। तो कैसे भरा जाता है इलेक्ट्रॉन, पहले यहाँ बीच में ये हो गया नाभिक, पहली कक्षा। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसका इस फार्मूला होता है 2n²। 2 सबके लिए, n बराबर कक्षा की संख्या का वर्ग, मतलब 2 कितना हो गया, 2। अगर दूसरी कक्षा का निकालना है तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 दूना 8। अरे भैया देखिए 2 दूना 4 दूना 8। तीसरी कक्षा का निकालना है तो यही बदलना है केवल, 3 का वर्ग है ना, 3 त्रिका 9 दूना 18। अब अगर 4 चौथी कक्षा का निकालना है, 3 गुणे 4 का वर्ग है ना, तो कितना हो गया, 4 चौके 16 दूनी 32। अब 5वीं कक्षा का निकालना है तो 5 का वर्ग, 5 पच्चे 25 दूना 50। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ऐसे निकालेंगे। तो पहली कक्षा है ये, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 17 में भरना है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 2 भर दिया। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 2 10 हो गए। कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा, कितना बचा, कितना बचा भाई, 7 बचा। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचा, 7। तो ये क्या हो गई, अधातु हो गई है ना, क्या हो गई, अधातु हो गई। तो अब इसकी संयोजकता निकालना है तो संयोजकता हमेशा कितनी होती है, संयोजकता या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 हो गई। अब कहेंगे सर 7 बचा तो क्या करेंगे बाबू, तो किसी तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 8। 8 में से क्या करना है, जितने इलेक्ट्रॉन बचे उसको घटा देंगे। बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 8 में से 7 घटाया, संयोजकता कितनी हो गई, 1। करेक्ट हुआ। किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन बचे तो 6 घटा देंगे, तो कितना हो गया संयोजकता, 2। किसी तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 5, तो घटा देंगे, 8 में से 5 गया, कितना बचा, 3। किसी तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 बचे तो 8 घटा देंगे, संयोजकता 0 है ना। तो संयोजकता जब कभी भी होगी वो कितनी होगी, वो आपकी होगी या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4। संयोजकता निकलना आ गया बाबू कि नहीं आ गया। एक पॉइंट याद रखना, अगर संयोजकता 1 2 3 तक है तो वो धातु है। संयोजकता 5 6 7 4 से लेके है ना, अगर संयोजकता 4 5 6 7 तक है तो वो क्या है, अधातु है। ये एक पहचान है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पूछ सकता है कि धातु की संयोजकता कितनी होती है, अधातु की संयोजकता कितनी होती है। तो बाबू ये आपको आना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसे कहते हैं, है ना, किसी तत्व के परमाणुओं द्वारा रासायनिक संयोग में स्थानांतरित, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन की वो साझेदारी करता है। 2 तत्व आपस में जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन देते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वही क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है ना, ये बहुत आसान है, केवल आपको थोड़ा सा समझना है। समस्थानिक, अब आपके आवर्त सारणी में कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन। समस्थानिक का मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक 1। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। लेकिन वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसका कहीं 1 होता है तो कहीं 2, कहीं 3। कार्बन का परमाणु भार निकालने का सबसे आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ, एक पॉइंट बता देता हूँ ना। अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक आपको याद है, परमाणु भार निकालना है तो सम संख्या है ना, सम है तो n गुणे 2, मतलब 6 दूना
12, ठीक है। यानी गुणे n का मतलब ये परमाणु क्रमांक और 2 से गुणा कर दीजिए, उसका निकल गया 12 निकल गया। अगर विषम संख्या है, मान लेते हैं 7 का निकालना है ना, कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 7 है तो परमाणु भार निकालेंगे, तो n गुणे 2 प्लस 1 तो कितना हो गया 7 गुणे 2 और प्लस 1, 7 दूना 14, 1 15। समझ गए, ये निकालने का तरीका है। तो समस्थानिक वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग होते हैं, उन्हें समस्थानिक बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन का देख रहे हैं ना, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, कहीं 1 होता है, कभी 2, कभी 3 होता है। अगर यहाँ कार्बन की बात कर ले तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, परमाणु भार कभी 12 होता है, कभी 13 होता है, तो कभी 14 होता है। अब ऑक्सीजन की बात कर ले तो इसका परमाणु भार कितना होगा, 8 दूना 16, है ना, कहीं 16 होता है, कहीं 17 होता है और कहीं 18 होता है। तो वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन परमाणु भार क्या होता है, अलग अलग होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं समस्थानिक। अब बात करें समभारिक की, इसका जस्ट अपोजिट, वे तत्व जिनका परमाणु भार समान होता है, परमाणु भार समान होता है लेकिन जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे हीलियम, आर्गन, पोटेशियम, है ना, हीलियम, आर्गन और पोटेशियम। चलिए देख लीजिए, ठीक है, ये किसके समान होते हैं, तो हीलियम जो होता है ना दोस्तों, जो हीलियम होता है वो कभी कभी क्या कर जाता है ना, वो अपना ये इसका परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान। चलिए अगला समझ लीजिए, भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे आप देखिए आर्गन और कैल्शियम, आर्गन का क्या होता है, ये परमाणु क्रमांक क्या होता है 18, भार कितना होता है 40। और यही कैल्शियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 20, परमाणु भार कितना होता है 40। समझ लीजिए, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या है, इसका 20 है, इसका 18, भार क्या है, समान है। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग, परमाणु भार क्या हो, समान हो, वे क्या कहलाते हैं, वही कहलाते हैं बाबू समभारिक। समान भार वाले, समान भार वाले समभारिक। आर्गन, कैल्शियम, एग्जाम्पल के तौर पे आप हीलियम और पोटेशियम भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट थोड़ा सा कीजिए, आप लोग थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं आपका करता हूँ। लगातार ऐसे साथ बढ़ेंगे, साथ लड़ेंगे, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त। चलिए अगला पॉइंट, रेडियो एक्टिविता क्या होती है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में अपने आप विघटित होते रहते हैं, है ना। कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में स्वतः ही नष्ट होते हैं, विघटित होते रहते हैं, उन्हें बोला जाता है रेडियो एक्टिव पदार्थ। क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ। वे पदार्थ जो प्रकृति में स्वतः ही नष्ट होते हैं क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व या पदार्थ कहलाते हैं। उनसे निकलने वाली जो किरणें होती हैं, जो किरणें हैं वो कहलाती हैं रेडियो एक्टिव किरणें। वे तत्व जो प्रकृति में स्वतः ही नष्ट होते हैं वो कहलाते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। और वे तत्व या उन तत्वों से निकलने वाली किरणें क्या कहलाती हैं, रेडियो एक्टिव किरणें। और तत्वों के विघटन की इस प्रक्रिया को, इस गुण को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविता बोलते हैं। समझ गए। इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, है ना। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, फ्रांस के भौतिक शास्त्री हेनरी बैक्विरल ने। हेनरी बैक्विरल, हेनरी बैक्विरल, हेनरी बैक्विरल। पूछेगा रेडियो एक्टिविता की खोज किसने किया था, तो हेनरी बैक्विरल। कब किया था, 1896 में, अगर ये पूछता है तो
1896 में हेनरी बैक्वीरेल ने इसकी खोज की थी। रेडियो एक्टिवता से कितनी किरणें निकलती हैं? 3 तरीके की, अल्फा, बीटा और गामा। 3 किरणें निकलती हैं रेडियो एक्टिव तत्व से। कितने तरीके की किरणें निकलती हैं? 3 तरीके की किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अब अगला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाभिकीय विखंडन क्या होता है? विखंडन, नाभिक का टूटना। क्या किया जाता है ना कि जब यूरेनियम 235 पे लगातार न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो इसका नाभिक कितना विशाल होता है ना। ये देखिए, यूरेनियम को जब आप तोड़ेंगे तो लगातार क्या करेगा, कई वर्षों तक इसका जो है ना, जो यूरेनियम होता है ना, वो लगातार इसके नाभिक टूटते रहते, कई साल बीत जाएंगे, वो टूट नहीं पाएगा पूरा। समझ रहे? जो परमाणु बम वगैरह बनता है ना, वो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के फलस्वरूप। जब आप क्या करेंगे, यूरेनियम पर लगातार न्यूट्रॉन के कणों की, पहले नाभिकीय विखंडन समझो, नाभिक का टूटना ही नाभिकीय विखंडन कहलाता है। कैसे टूटेगा? जैसे यूरेनियम के ऊपर क्या करेंगे, न्यूट्रॉन के कणों की लगातार बौछार करेंगे, लगातार बौछार करेंगे तो इसके जो कण होते हैं, इसके जो नाभिक होते हैं वो टूटने लगते हैं, है ना। जो बिजली वगैरह बनाई जाती है वो भी यूरेनियम से बनाई जाती है, क्योंकि ये ऊर्जा, इसकी ऊर्जा जल्दी नष्ट नहीं होती। नाभिक लगातार टूटते रहते हैं और लगातार ऊर्जा बनती रहती है। जो बिजली बनाई जाती है यूरेनियम से भी बिजली बनाई जाती है। क्या करेंगे, इसे कैनेडियम की एक छड़ होती है जो इसे कंट्रोल करती है, वरना जो जैसे एक कमरा है, इसमें यूरेनियम रख के न्यूट्रॉन की बौछार कर देंगे ना तो ये लगातार टूटेंगे, कमरा ब्लास्ट कर देंगे। लेकिन उसे, जैसे आप गैस वगैरह खाना बनाते हैं तो गैस ज़्यादा हो जाएगी तो उसे कम करने के लिए कुछ चाहिए ना, है ना, होता है कि ना, बटन कम कर दो भाई थोड़ा सा। वैसे कैनेडियम की एक छड़ होती है जो उसे क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो नाभिक का कई छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना, नाभिक का टूटना ही क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। इसके बारे में सन 1938 में ऑटो हार्न और स्ट्रासमैन, है ना, ऑटो हार्न लिख देता हूँ, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, ऑटो हार्न, ठीक है, ने 1938 और स्ट्रासमैन ने इसकी खोज की थी। किसकी? नाभिकीय विखंडन की। कब किया था? सन 1938 में किया था। जो इसका सीधा उदाहरण, बाबू कुछ याद नहीं रखना, तो इसका सीधा उदाहरण है परमाणु बम। परमाणु बम किस पे काम करता है? नाभिकीय विखंडन। आपने देखा था जब हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था तो कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक वहाँ पर आज भी लोग लूले लंगड़े पैदा होते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो यूरेनियम होता है ना, उसके कण लगातार उत्सर्जित होते रहते हैं और बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होते हैं लोग, है ना, लूले लंगड़े पैदा होते हैं। वातावरण वहाँ का पूरा डैमेज हो जाता है, क्योंकि वो पूरा नाभिक मैंने बताया ना कि यूरेनियम लगातार कई वर्षों तक टूटेगा। ठीक है, अगला पॉइंट समझ लेते हैं, नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब जुड़ना। दो हल्के नाभिकों का आपस में जुड़ जाना। दो हल्के हल्के नाभिक जुड़ के एक भारी नाभिक बना लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन बोलते हैं। दो हल्के हल्के नाभिक का आपस में जुड़कर भारी, है ना, क्या करना? भारी नाभिक का निर्माण करना क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन। इसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम बनाने के लिए कई नाभिकों को आपस में जोड़ के हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। आगे बात करते हैं ऑक्सीकरण के बारे में, अपचयन के बारे में, अपचायक और उत्प्रेरण के बारे में। ऑक्सीकरण क्या होता है? बहुत आसान है ना। परमाणुओं, आयनों, अणुओं द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, एकदम समझ जाओ, इलेक्ट्रॉन त्यागना है, इलेक्ट्रॉन त्यागना, है ना। तत्व पदार्थ यौगिक द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। जबकि अपचयन की बात करें तो परमाणुओं, आयनों, अणुओं द्वारा क्या करना? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, है ना, ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन। ऑक्सीकरण समझ में आ गया? तत्व द्वारा, आयन द्वारा क्या करना? इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ऑक्सीकरण। जबकि उसी तत्व, आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है।
अपचायक क्या होता है, उत्प्रेरण क्या होता है, वो समझ लेते हैं। अपचायक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अपचायक। जबकि बात करें उत्प्रेरण की तो उत्प्रेरण वह होता है, जैसे शादी में अगुआ है ना उसकी शादी हो रही, ना उसके भाई की शादी है, ना उसकी बहन की शादी है, लेकिन फिर भी वो शादी में इन्वॉल्व है। तो जो अभिक्रिया को कराने के लिए प्रेरित करता है वही उत्प्रेरण कहलाता है। इसकी खोज किसने किया था, तो बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने उत्प्रेरण की खोज की थी। ये थे बाबू आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रसायन विज्ञान के। जल्द ही आपका तीसरा पार्ट पढ़ा के आपका केमिस्ट्री का भी सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा और साथ ही साथ इसका PDF के माध्यम से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी इसी चैनल पर हल करवाए जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। अपना प्यार बनाए रखिए। आपका योगदान होगा तो चैनल काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा और मैं ग्रो करूंगा तो मैं अपने साथ साथ आपको भी ग्रो करने का बिल्कुल पूरी तरीके से मौका दूंगा। दोस्तों कभी भी मेरा वीडियो कोई भी होगा वो प्रीमियम मैं नहीं करने वाला, क्योंकि जो शिक्षा होती है वो अनमोल होती है, उसका कोई चार्ज माई का लाल धरती पर नहीं है जो दे पाएगा। ठीक है, शिक्षा हमेशा से अनमोल रही है। तो जी लगा के पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, साथ साथ हमारे कोचिंग का नाम, है ना, हमारे चैनल का नाम रोशन करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, दिल लगा के पढ़िए, बाय बाय।